नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात कोरोना संकट की। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से कम हो रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा अब भी चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना महामारी के बीच G7 की बैठक को बतौर गेस्ट संबोधित करते पीएम मोदी ने दुनिया को दिया वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र। G7 के कई देशों ने पीएम मोदी के मंत्र का समर्थन किया है। कोरोना के चीन से पूरी दुनिया में फैलने को लेकर चल रहे विवाद के बीच अमेरिका और चीन के बीच तीखी नोकझोंक हुई है और ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन हटाना मुश्किल लग रहा है। कोरोना संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना कंट्रोल। देश में शनिवार को हर दिन आने वाले कोरोना के नए केस में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 65,455 नए केस दर्ज किए गए। हालांकि इसमें केरल का आंकड़ा शामिल नहीं है। 24 घंटे में 3,061 लोगों की मौत हो गई। 3,000 से ज्यादा दर्ज होने के पीछे महाराष्ट्र के आंकड़े हैं। राज्य के कई जिलों से मौत के आंकड़े देरी से दर्ज किए गए हैं। कल 1,11,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। एक्टिव केसों की संख्या घटकर 10,27,000 हो गई है। कोरोना महामारी के बीच G7 समिट में विशेष अतिथि के तौर पर वर्चुअली शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ दुनिया में कई देशों ने भी पीएम मोदी के मंत्र का समर्थन किया। फ्रांस ने कोरोना के टीके के लिए भारत को कच्चा माल देने की अपील की। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने ट्रिप्स छूट पर भारत का समर्थन किया। पीएम मोदी आज भी G7 के 2 सत्रों में हिस्सा लेंगे। अमेरिका और चीन के बीच कोरोना वायरस की उत्पत्ति के मुद्दे पर जबरदस्त तू-तू-मैं-मैं हुई है। ये तकरार अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन और चीन के वरिष्ठ विदेश नीति सलाहकार यांग जीएची के बीच फोन पर हुई। वायरस चीन के वुहान लैब में पैदा होने के अमेरिका के आरोप पर चीन की ओर से कहा गया कि अमेरिका में कुछ लोग वुहान प्रयोगशाला की जो कहानियां बना रहे हैं उसे लेकर चीन बेहद चिंतित है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में इन्फेक्शियस डिजीज के चीफ डॉक्टर फहीम यूनुस ने कहा कि कोविड से निजात पाने के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। उनका कहना है कि कम से कम 40% आबादी को वैक्सीनेट कर कोरोना की घातक लहरों से बचा जा सकता है, जबकि 70% आबादी को वैक्सीनेट कर हम इस महामारी की भयावहता को खत्म कर सकते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में सिर्फ 213 और यूपी में 504 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में दिल्ली में 28 और यूपी में 68 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 1 मार्च के बाद सबसे कम मौत हुई है। दिल्ली में संक्रमण दर भी 0.30% ही रह गई है। राजधानी में एक्टिव केस अब सिर्फ 3,610 और यूपी में 9,806 रह गए हैं। कोवैक्सीन को अमेरिका में इमरजेंसी यूज की इजाजत मिलने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए भारत बायोटेक अब इस वैक्सीन का अमेरिका में क्लिनिकल ट्रायल करेगी। फिलहाल कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की एफिकेसी और सेफ्टी से जुड़े आंकड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। भारत बायोटेक की ओर से कहा गया है कि कंपनी जल्द ही फेज 3 के ट्रायल का डाटा सामने लाएगी। कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी खत्म नहीं होगा, लेकिन ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवा एम्फोटेरेसिन पर लगने वाली जीएसटी को खत्म कर दिया गया है, जबकि रेमडेसिविर पर जीएसटी की दर अब सिर्फ 5% होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हैंड सैनिटाइजर, टेम्परेचर चेक इक्विपमेंट जैसी चीजों पर भी जीएसटी की दरें घटाकर 5% की गई हैं। कोरोना काल में एम्बुलेंस सर्विस की बड़ी भूमिका को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 12% करने का फैसला किया है। इसी तरह वेंटिलेटर, मेडिकल ऑक्सीजन, कोविड टेस्टिंग किट पर भी अब 5% जीएसटी ही लगेगी। हालांकि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने इन सभी चीजों पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म करने की मांग की है। ब्रिटेन में 21 जून से होने जा रही अनलॉक प्रक्रिया पर ग्रहण लगता दिख रहा है। देश में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। फरवरी महीने के बाद देश में संक्रमण के मामलों में काफी गिरावट आई थी, लेकिन अब अचानक केस बढ़ने के पीछे डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन ने इस हालात पर चिंता जताई है। जॉनसन ने कहा है कि सोमवार तक तय होगा कि आने वाले 21 जून को देश से लॉकडाउन हटाना है या नहीं। क्या भारत में कोरोना की दूसरी लहर में पाए गए डेल्टा वेरिएंट से घर घर और परिवार में तेजी से संक्रमण फैला है? महामारी से हुई मौत के आंकड़े को लेकर क्यों विवाद हो रहा है? क्या बड़ी दाढ़ी रखने वालों को कोरोना से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा है? और इस बार भी हज यात्रा में सऊदी अरब के अलावा दूसरे मुल्कों के लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में पाए गए महामारी के डेल्टा वेरिएंट की वजह से एक ही परिवार के कई सदस्य संक्रमित हुए। डेल्टा वेरिएंट को लेकर ताज़ा रिसर्च में ये बातें सामने आई हैं। नए रिसर्च में पाया गया है कि डेल्टा वेरिएंट घर के माहौल में ज्यादा तेजी से फैलता है। पिछली लहर की तुलना में इस बार एक ही परिवार के कई सदस्यों के संक्रमित होने की मुख्य वजह भी यही थी। ब्रिटेन की गवर्नमेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक हेल्थ ने इस बात का पता लगाया है।
कांग्रेस ने यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों योगी आदित्यनाथ, विजय रूपाणी और शिवराज सिंह चौहान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इनके इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री देश में कोविड से हुई मौतों का सही आंकड़ा पता करने और आंकड़े छिपाने वालों पर जवाबदेही तय करने के लिए न्यायिक जाँच कराएं। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि राज्य सरकारें कोरोना से होने वाली मौतों के सही आंकड़ों को जुटाएं और सामने लाएं। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक मौत के गलत आंकड़ों से कोरोना महामारी से लड़ने की देश की रणनीति बेकार हो सकती है। डॉक्टर गुलेरिया का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कई राज्यों पर कोरोना से होने वाली मौतों की सही संख्या छिपाने का आरोप लग रहा है। देश में कोरोना की तीसरी लहर आने और बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने के दावों के हक में कोई खास तथ्य मौजूद नहीं है। जाने माने हेल्थ जर्नल लेसेंट की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अब तक बच्चों में जो संक्रमण देखा गया है वो दुनिया की दूसरे हिस्सों की तरह ही है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि तीसरी लहर का असर बच्चों पर अप्रत्याशित रूप से होने जा रहा है। भारत में बच्चों में अब तक ज्यादातर संक्रमण बिना लक्षण वाले ही दिखे हैं। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के काबू में होने के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब तीसरी लहर का खतरा है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जबकि 45% लोग वहां वैक्सीन लगवा चुके हैं। इसीलिए हमें हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठना है, अगली चुनौतियों से निपटने की तैयारियों में लगना है। उन्होंने कल दिल्ली के 9 अस्पतालों में 22 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की शुरुआत की। दिल्ली में अब 27 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट हो गए हैं। कोरोना को लेकर एक ताज़ा रिसर्च की रिपोर्ट में पता चला है कि जानलेवा महामारी का संक्रमण लोगों की लंबी दाढ़ी से भी बढ़ता है। एक्सपर्ट का कहना है कि यदि किसी की दाढ़ी काफी घनी है और बड़ी है तो उसमें मास्क फिट नहीं आते, इसीलिए आपका मुंह नाक सही से कवर नहीं हो पाता है और ऐसे में वायरस आपके अंदर आसानी से प्रवेश कर लेता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबी दाढ़ी रखने वाले न सिर्फ खुद के लिए खतरा बढ़ा रहे हैं, बल्कि उनकी वजह से दूसरे भी कोविड से संक्रमित हो सकते हैं। कोरोना को लेकर दुनिया भर में हुई स्टडी में इस महामारी के अलग अलग लक्षण देखने को मिले हैं। अब ताज़ा रिसर्च में कोविड नेल्स की भी पहचान की गई है, यानी आपके नाखूनों में भी कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखे हैं। ब्रिटेन बेस्ड कोविड सिम्टम स्टडी ऐप के एक रिसर्च में एक्सपर्ट्स ने उन लक्षणों का संकेत दिया है जो कोरोना से ठीक होने के बाद नाखूनों में दिखाई देता है। चीन एक और इनहेल्ड कोविड-19 वैक्सीन पर क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है, जो देश में इस तरह की वैक्सीन का दूसरा ट्रायल है। चीन इस ट्रायल में नाक के जरिए कोरोना का टीका देने की तैयारी कर रहा है। चीन की सेना पीएलए की जुड़ी सैन्य विज्ञान अकादमी के तहत सैन्य चिकित्सा संस्थान के शोधकर्ता और चीन के कैंसिनो बायोलॉजिक्स द्वारा इनहेल्ड कोविड-19 वैक्सीन को संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। कोरोना महामारी का हज यात्रा पर भी असर पड़ा है। सऊदी अरब ने कहा कि जुलाई से शुरू हो रही हज यात्रा में सिर्फ उनके देश के ही 60,000 लोगों को यात्रा की इजाजत दी जाएगी। ये लगातार दूसरा साल होगा जब हज यात्रा में दूसरे देशों के जायरीनों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। इस साल हज 17 से 22 जुलाई तक होगा। इसमें 18 से 65 साल की आयु के लोग हिस्सा ले सकेंगे। हज यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन जरूरी होगा। कोरोना को काबू करने के लिए और इससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। हालांकि देश में अब भी वैक्सीनेशन की रफ्तार आबादी के हिसाब से धीमी है। इस बीच वैक्सीन को लेकर निजी अस्पतालों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। और क्यों टीका लगाने के बाद कई शहरों से कुछ लोगों के शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा होने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि चुंबकीय शक्ति पैदा होने का वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं है। देखते हैं टॉप 9 महामारी 2021। देश में वैक्सीन की किल्लत को लेकर हो रहे हंगामे के बीच वैक्सीनेशन को लेकर निजी अस्पतालों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में निजी अस्पताल स्टॉक में से केवल 17% डोज का ही इस्तेमाल किया था। निजी अस्पतालों ने 1 करोड़ 29 लाख टीके की डोज खरीदी थी, लेकिन उनमें से वो सिर्फ 22 लाख डोज का ही इस्तेमाल कर पाए। निजी अस्पतालों के पास मई में 1 करोड़ 7 लाख डोज का स्टॉक बचा रह गया था। देश में वैक्सीन की डोज का आंकड़ा 25 करोड़ तक पहुंच गया है। आबादी की बात करें तो 15.1% लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। हालांकि दोनों डोज ले चुकी आबादी अभी भी सिर्फ 3.6% है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2 करोड़ लोगों को कम से कम वैक्सीन की एक डोज दी जा चुकी है, जबकि राज्य में 51 लाख से अधिक लोग दोनों डोज ले चुके हैं। गुजरात में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की कोशिश की जा रही है। अहमदाबाद में खास अभियान के तहत ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया। इस अभियान में हर तरह के दिव्यांग को शामिल किया गया। दिव्यांगों को टीका सेंटर में जाने में हो रही दिक्कतों की वजह से इस खास अभियान को चलाया जा रहा है। शनिवार को अहमदाबाद के एक सेंटर पर 500 दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन के बाद टीकाकरण किया गया।
राजस्थान के बीकानेर में कल से घर घर कोरोना की वैक्सीन लगाने का खास अभियान शुरू किया जाएगा। बीकानेर देश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां घर घर जाकर कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इस खास अभियान में 45 से ऊपर वालों को टीका लगाया जाएगा। इस खास अभियान के लिए एक इलाके से कम 10 लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। शहर की आबादी करीब 7 लाख है और अब तक 60 से 65% लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कोरोना महामारी के बीच दिहाड़ी मजदूरों को रोजी रोटी के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन गुजरात सरकार के मुताबिक कामगारों को काम की न्यूनतम गारंटी देने वाली योजना मनरेगा ने संकट में भी मजदूरों को काफी मदद दी है। गुजरात सरकार ने मनरेगा योजना की तारीफ करते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण पिछले साल अपने गाँव में लौटे प्रवासी कामगारों के लिए ये जीवन रक्षक साबित हुई है। महाराष्ट्र में नासिक के बाद सोलापुर के पंढरपुर की रहने वाली नरहरी कुलकर्णी नामक बुजुर्ग शख्स ने भी कोरोना का टीका लेने के बाद शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा होने का दावा किया है। कुलकर्णी का कहना है कि कोरोना के टीके की दूसरी डोज लेने के बाद उनके शरीर में सिक्के, चम्मच और प्लेट चिपक जा रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि टीके की दूसरी डोज लेने के 2 घंटे बाद चुंबकीय शक्ति का प्रभाव ज्यादा था। अब वक्त बीतने के साथ प्रभाव कम हो गया है। तो चिपक गया। कोरोना का टीका लगाने के बाद शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा होने के बाद कई इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। शुजालपुर के 60 साल के रमेश चंद्र नागर का कहना है कि दूसरी डोज लेने के बाद उनके शरीर में भी स्टील के चम्मच, सिक्के जैसी चीजें चिपक जाती हैं। हालांकि डॉक्टर राजेश तिवारी का कहना है कि इसका वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं है। त्वचा और किसी वस्तु के बीच हवा की गैप की वजह से ऐसा होता है। राजस्थान के कोटा में भी एक महिला के साथ सज्जन सिंह नाम के शख्स ने दावा किया है कि कोरोना का टीका लेने के बाद उनके शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो रही है। इसके बाद उनके शरीर में सिक्के, कैंची जैसी चीजें चिपक जाती हैं। सज्जन सिंह ने 24 मई को टीका लगवाया था, जबकि महिला का कहना है कि उनके साथ ऐसा पिछले करीब 2 महीने से हो रहा है। हालांकि शरीर में सिक्के और किसी धातु के चिपकने का टीका से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू के कठुआ के रहने वाले बुजुर्ग ठाकुर कृपाल सिंह ने भी दावा किया है कि वैक्सीन की डोज लेने के बाद उनके शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके शरीर में भी चम्मच, सिक्के और छोटी प्लेट चिपक जाती है। इनके बेटे का कहना है कि उनकी मां को भी टीके लग गए हैं, लेकिन मां के शरीर पर कोई सिक्के नहीं चिपके। कठुआ के सीएमओ का कहना है कि वैक्सीन की वजह से ऐसा नहीं हो सकता। लोग ऐसी अफवाहों पर न जाएं। हो सकता है ये वैक्सीन की वजह से ऐसा हो रहा हो। और अब राष्ट्र की खबरें देखेंगे। क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कोई और बड़ा नेता टीएमसी वापस लौटने वाला है? पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नया गठबंधन किस 2 पार्टियों के बीच बना? भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट के बाद मुंबई में अगले 48 घंटे भारी हो सकते हैं और दिल्ली में कब पहुंचेगा मॉनसून? देश से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र में। पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय की टीएमसी में घर वापसी के बाद एक और बीजेपी नेता की ममता की पार्टी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी नेता राजीव बनर्जी टीएमसी में वापसी कर सकते हैं। कल देर शाम राजीव बनर्जी ने कोलकाता में टीएमसी के महासचिव कुणाल घोष के घर पर उनसे मुलाकात की। वैसे कुणाल घोष ने इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात कहा। राजीव ने भी कुणाल घोष को अच्छा मित्र बताया है। पंजाब में अगले साल होने वाला विधानसभा का चुनाव शिरोमणि अकाली दल और मायावती की बहुजन समाज पार्टी मिलकर लड़ेगी। पंजाब की 117 सीटों में से 20 सीटों पर बीएसपी और 97 पर अकाली दल लड़ेगी। 25 साल बाद अकाली और बीएसपी साथ आए हैं। पंजाब में करीब 34% दलित वोट हैं। नए गठबंधन को मायावती ने जनता के बहुप्रतीक्षित विकास के नए युग की शुरुआत करार दिया है। अकाली दल किसानों के मुद्दे पर एनडीए से अलग हो गया था। पंजाब में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अकाली दल और बीएसपी के बीच हुए गठबंधन को राज्य के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया ने अकाली दल की मौका परस्ती करार दिया है। मनोरंजन कालिया का कहना है कि अकाली दल बीएसपी का वोट अपनी पार्टी को दिलवा देगी। ये गठबंधन कामयाब नहीं हो पाएगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात के बाद अब महाराष्ट्र की गठबंधन की सरकार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। महाविकास अघाड़ी के दल अब अपने दम पर लड़ने की बात करने लगे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि नगर पालिका का चुनाव हो या विधानसभा का या लोकसभा का, शिवसेना अपने दम पर लड़ेगी और जीतेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी अकेले चुनाव लड़ने की बात की है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र आज से 2 दिनों तक मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक में राम जन्मभूमि निर्माण की समीक्षा करेंगे। सुबह 9 बजे राम जन्मभूमि निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे सर्किट हाउस में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में शामिल होंगे। इसमें मंदिर निर्माण में लगी L&T टाटा कंसल्टेंसी के अधिकारी भी शामिल होंगे।
राजस्थान के चूरू में कल मौसम में अचानक हुए बदलाव के बाद धूल भरी तेज आंधी आई। धूल का गुबार आसमान में काफी ऊंचाई तक उठ रहा था। धूल का गुबार इतना ज्यादा था कि दिन में अंधेरा छा गया। पिछले 3-4 दिनों से चूरू में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया था। तेज आंधी से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन धूल भरी आंधी से मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी से तप रहे उत्तर भारत को मानसून की बारिश से राहत मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में आज ही मानसून दस्तक देने वाला है। बिहार में वक्त से पहले ही मानसून पहुंच चुका है। बिहार से लगी सीमा के उत्तर प्रदेश के जिलों में बारिश हो सकती है। इधर देश की राजधानी दिल्ली में बीती रात तेज हवा के साथ काले बादल नजर आए। दिल्ली में 15 जून को मानसून पहुँचेगा। मुंबई में भी आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों के हमले में शहीद हुए कांस्टेबल वसीम अहमद और शौकत अहमद की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। शहीद वसीम और शहीद शौकत अहमद का शव जैसे ही उनके घर पहुंचा तो घर वालों के साथ स्थानीय लोग भावनाओं पर काबू नहीं कर पाए और सभी की आंखें नम हो गयीं। आतंकियों के हमले में 2 स्थानीय नागरिक मारे गए थे। कश्मीर के आईजी का कहना है कि हमले के पीछे लश्कर के आतंकियों का हाथ है। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते लाखों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है, लेकिन झारखंड के धनबाद के IIT ISM के 2 छात्रों को ब्लूमबर्ग लंदन से मोटे पैकेज वाली नौकरी दी गई है। IIT ISM धनबाद के कंप्यूटर साइंस के छात्र बानीप्रीत रहीजा को 90 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिला है। वहीं अभिनव वाजपेयी को भी 81 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिला है। दोनों छात्रों की पोस्टिंग लंदन में होगी। दिल्ली में बीती रात कहां आग में झुग्गी बस्ती हुई खाक, कहां शादी में बेकाबू हाथी ने मचाया उत्पात। पानी के तेज बहाव में बहादुरी दिखाने से कैसे एक युवक की जान पर बनाई और कहां एक पेड़ में आम की 22 प्रजाति मिली है। राज्यों की प्रमुख खबरें देखिए टॉप 9 राज्य विशेष में। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में बनी झुग्गी बस्ती में कल देर रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने सभी झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी के 53 परिवार रहते थे। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से सभी झुग्गियाँ जलकर खाक हो गयीं। राहत की बात ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक शादी समारोह में हाथी अचानक बेकाबू हो गया। बेकाबू हाथी ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। अमलापुर मलवा गांव में बारात की शोभा बढ़ाने के लिए हाथी को भी मंगवाया गया था, लेकिन अचानक उसके बेकाबू होने के बाद वहां भगदड़ मच गई। इस दौरान जिस रथ पर दूल्हा सवार था उसका घोड़ा भी भटक गया। डर और अफरा तफरी के बीच दूल्हे ने रथ से कूदकर अपनी जान बचाई। महाराष्ट्र के अकोला में पानी के तेज बहाव के बीच बहादुरी दिखाने के दौरान युवक की जान खतरे में पड़ गई। युवक अपने दोस्त को पानी के तेज बहाव के बीच रास्ता पार कर दिखाना चाह रहा था, लेकिन इस चक्कर में वो पानी में बहता ही चला गया। पानी का तेज बहाव उसे बाइक समेत काफी दूर तक बहा कर ले गया। गनीमत रही कि युवक को तैरना आता था। जैसे तैसे वो तेज बहाव से बाहर आ पाया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान की मुस्तैदी और बहादुरी से एक यात्री की जान बच गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के मुताबिक एक शख्स चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान संतुलन खोने की वजह से वो प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। युवक को गिरता देख आरपीएफ के कांस्टेबल ने फुर्ती दिखाते हुए उसे पटरियों के नीचे जाने से बचा लिया। दिल्ली में गर्मी बढ़ते ही पानी की किल्लत शुरू हो गई है। चाणक्यपुरी इलाके की विवेकानंद जयंती झुग्गियों में रहने वाली करीब 4000 लोगों का दर्द का समाधान पिछले कई दशकों से कोई सरकार नहीं निकाल पाई है। 3 महीने से पानी की समस्या का समाधान नहीं निकलने के बाद लोगों ने जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर खाली घड़ा फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ के लोग 5-5 घंटे पानी के टैंकर का इंतजार करते हैं। बिहार के बांका की मस्जिद में हुए धमाके में बड़ा खुलासा हुआ है। धमाके में मारे गए मदरसे के 34 साल के मौलाना अब्दुल मोबिन ने यूपी के अलीगढ़ के अजमेतुल अशरफिया सिटी से आलिम ऑनर्स की डिग्री ली थी। मौलाना अब्दुल मोबिन झारखंड के देवघर का रहने वाला था। धमाके के पीछे की साजिश के तार किससे जुड़े हैं, इसकी जाँच NIA कर रही है। अब्दुल मोबिन की बीवी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी से ग्रसित हैदराबाद के 3 साल के अयांश को दुनिया की सबसे महंगी दवा दी गई। अयांश को जोलगेंस्मा नाम की दवा दी गई, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। ये दवा अमेरिका से इंपोर्ट होकर भारत पहुंची थी। केंद्र सरकार ने इस पर 6 करोड़ की इंपोर्ट ड्यूटी और GST भी माफ कर दी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो दवा की कीमत 6 करोड़ और बढ़ जाती। अयांश के माता पिता ने सोशल मीडिया पर क्राउड फंडिंग के जरिए इतनी बड़ी रकम जुटाई थी। कोरोना काल में देश के ज्यादातर राज्यों में लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इस दौरान घर में रहते हुए पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े के केस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। पुणे की ट्रस्ट सेल का दावा है कि लॉकडाउन के दौरान पुणे में 1535 पुरुषों ने पत्नियों के खिलाफ शिकायत दी। शिकायत करने वाले पुरुषों की संख्या लॉकडाउन से पहले 1 साल की तुलना में 6 गुना बढ़ गई है। ऐसे मामले में ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग की जा रही है।
क्या आपने आम के एक ही पेड़ में 22 प्रजाति के फल देखे हैं? महाराष्ट्र की सांगली में किसान काका साहेब सावंत ने अपनी नर्सरी में ऐसे ही आम का पेड़ लगाया है, जिसमें आम की 22 प्रजाति के फल आए हैं। इस पेड़ पर केसर, हापुस, सिंधु, रत्ना, सोनपरी, नीलम, आम्रपाली, दशहरी, मल्लिका समेत कई प्रजाति के फल लगे हैं। जो भी इस चमत्कार के बारे में सुन रहा है, वो इस नर्सरी को देखने के लिए आ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।